नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, कैदी और कोकिला ये कविता हमने पढ़ी। इसके रचयिता थे माखनलाल चतुर्वेदी। इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा, सरल भाषा में इसका भावार्थ समझाया आपको। आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और साथ ही उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं, और साथ साथ ये बताएंगे कि कौन से प्रश्न अभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। तो समझे स्टूडेंट्स, मतलब कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उसको लगा कि कोयल उसे प्रेरणा देना चाहती है और उसके दर्द को बांटना चाहती है। चलिए दूसरा प्रश्न, कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई? तो कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है। तो अलग अलग पैराग्राफ में कवि को कोयल के बोलने पर ये संभावना नज़र आती है कि वो अचानक से क्यों चीख पड़ी है और कौन कौन से कारण हैं कि कोयल इस तरह से बोल रही है और बार बार चुप भी हो रही है। तो ये सब संभावनाएं कवि ने जताई हैं। थर्ड प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो है ब्रिटिश शासन की तुलना, तम मतलब अंधेरा। तो किस शासन की तुलना अंधेरे के प्रभाव से की गई है? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी और उन्हें कोल्लू के बैल की तरह जोता गया। अगर आपने वो पोएम को अच्छे से समझा है तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप से ही आते होंगे। बस आपको ये समझना है कि उत्तरों को किस तरह से लिखना है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में क्या है? पराधीन भारत की, पराधीन मतलब अंग्रेजों के अधीन था अपना भारत। तो पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था। उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। उनके साथ पशुओं का व्यवहार किया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी। उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये सब कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के साथ किस तरह की सलूक किए जाते थे, कि उनको बड़ी बड़ी जेलों में रखा जाता था और छोटी छोटी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। भरपेट खाना नहीं देते थे, कोल्लू की बैल की तरह जोतते थे, तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देते थे और बात बात पर उनको गाली देते थे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ये कै में पंक्ति है। इस पंक्ति का आपको भाव बताना है। दूसरी पंक्ति है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो पहली पंक्ति उसका भाव समझ लेते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में ही बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। मृदुलता मतलब कोमलता,
वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। और दूसरा जो है सेंटेंस, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव क्या है? इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्लू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय ये है कि उससे पशु जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है कि कितनी भी यातनाएं दे दें लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, और इसी से ब्रिटिश शासकों की अकड़ कम होगी, ढीली पड़ेगी। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। 6 क्वेश्चन, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। ये ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्यों के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। समझे स्टूडेंट्स कि समाज ने उनकी प्रशंसा की जब उन्होंने अपने देश के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की। इसके लिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है, क्योंकि हथकड़ियाँ जिस तरह से आभूषण होते हैं वो सौंदर्य बढ़ाते हैं, वैसे ही माखनलाल चतुर्वेदी एक क्रांतिकारी भी थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो मतलब दूसरों को प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उसी में उनको हथकड़ियाँ पहननी पड़ी। तो जनता इस बात के लिए खुश थी कि हमारे जो प्रेरक हैं उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की हैं। इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि क्रांतिकारी भी हैं, कवि भी हैं, वो इन हथकड़ियों को गहना कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती हुई है। आवर्ती मतलब बार बार आए हैं। काली तू, कोठरी भी काली, रजनी भी काली, कंबली भी काली, तू भी काली। तो इस तरह से काली शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के लिए निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, पराधीन भारतीयों के भविष्य अंधकारमय बताने के लिए, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। तो काली शब्द का इतने शब्दों के लिए प्रयोग हुआ है कि हथकड़ियों को काला बताया, रात को काला बताया, कोयल का रंग काला बताया, अंग्रेजों के जो कारनामे उनको काले बताए हैं, और पराधीन भारतीयों का जो भविष्य है उसको काला बताया है। तो इस तरह से काले शब्द का बार बार अर्थ बताया गया है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? मतलब कवि को जेल के आसपास अन्य पक्षियों की भी आवाज़ सुनती थी, लेकिन सिर्फ कोकिला की ही बात को उन्होंने कविता के माध्यम से बताया। ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, अल्प पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बात करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कर्णप्रिय मतलब कानों को प्रिय लगता है। कोयल की आधी रात के सुनसान में केंक रही थी। कोयल की केंक में ही
उसे क्रांतिकारियों के संदेश होने की संभावना जगी। केंक रही थी मतलब कूक रही थी। तो क्योंकि उसका स्वर बहुत ही मधुर होता है और कानों को प्रिय लगता है, इसके लिए दूसरे पक्षियों की बजाय कवि कोयल की ही बोली से प्रभावित थे और उनको लगता था कि कोयल स्वतंत्रता के लिए हमें संदेश दे रही है, प्रेरित कर रही है। प्रश्न नंबर 12, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था, क्यों किया जाता होगा? उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरी, अपराधियों, बंटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। तो स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी थे, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, और साथ साथ जो अपराधी थे, चोर, जो लुटेरे थे, उन दोनों को एक साथ ब्रिटिश सरकार जेल में रखती थी ताकि ये मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएं, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके लिए दोनों को एक साथ रखती थी और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी। कवि ने किसकी वेदना को बोझ के समान बताया और क्यों? कवि पराधीन भारत में रह रहे भारतीयों की वेदना को बोझ के समान बताया है क्योंकि पराधीन भारतीयों के साथ अंग्रेज नाना प्रकार की यंत्रणाएं देते थे। वे निर्दोषों पर भी अत्याचार करते थे। अंग्रेजों का ये क्रूर व्यवहार भारतीयों की बोझ जैसी भारी वेदना बन गया था। अगला प्रश्न है, कोयल असमय चीख पड़ी थी। उसके इस प्रकार के चीखने के कारणों के बारे में कवि क्या क्या कल्पनाएं करते हैं? तो असमय चीख पड़ी, इसके लिए कवि बताते हैं कि कोयल ने भारतीयों के आक्रोश रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली। कोयल अपने जिस मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी, शायद वह लूट लिया गया। ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है और क्यों? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रखकर हथकड़ियां पहना दी थी। इन हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा गया है। ये हथकड़ियां भारत माता को आज़ाद कराने के पवित्र उद्देश्य को पूरा करते हुए मिली, इसलिए इन्हें गहना कहा गया है। तो ब्रिटिश राज का गहना किनको कहा गया? हथकड़ियों को। जो कि हथकड़ियां क्यों पहनाई गई? ब्रिटिश लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाई, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इन हथकड़ियों को भारत माता को आज़ाद कराने के उद्देश्य से पहनी, इसके लिए इनको गहना कहते हैं। कवि की अंगुलियां किस पर गाने लिख रही थी और कैसे? तो पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उनसे मोट से पानी खिंचवाने, गिट्टियां तोड़ने जैसा काम लिया जाता था। गिट्टियां तोड़ने से उठने वाली आवाज़ों को सुनकर लगता था कि ये कवि की अंगुलियों द्वारा लिखे गए गीत हैं। 30 पर है, गाली ए आली पंक्ति के आधार पर जेल के कर्मचारियों के व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो ये बार बार आंसर आ रहा है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता की मांग करने वाले क्रांतिकारियों के रूप में बंदी लोगों के साथ निर्मम व्यवहार किया जाता था। निर्मम मतलब जिसमें ममता नहीं होती थी, बेदर्दी से उनको पीटा जाता था। जेल के कर्मचारी उन्हें बात बात पर गाली देते थे और अपमानित करते थे। इस स्थिति में कैदी अपमान का घूंट पीकर, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है, चूंट नहीं आएगा, घूंट पीकर रह जाते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। जेल में कवि के रोने को भी गुनाह क्यों माना जाता था? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे निर्दोष भारतीयों को भी जेल में डाल देते थे। ऐसी ही दशा में स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने वाले कवि को भी जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसे रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि कवि का रोना सुनकर अन्य कैदियों के मन में कहीं उसके प्रति सहानुभूति और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भड़क सकता था। तो समझ में आया क्यों नहीं रोने देते थे? क्योंकि अगर कवि रोते थे जेल के अंदर, तो दूसरे जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों पर और गुस्सा आता था, क्रांति
कर सकते थे। इसके लिए कवि को अच्छे से रोने भी नहीं देते थे। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर कोयल और कवि की स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में अंतर यह आ सकता है एग्जाम में। कोयल हरी भरी डालियों में केंग कूक कर लोगों का ध्यान खींच रही थी, जबकि कवि की किस्मत में जेल की काली कोठरी लिखी थी। कोयल आज़ादी से आकाश में उड़ती फिर रही है, जबकि कवि की दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गई। कोयल के गीतों पर लोग वाह वाह कहते हैं, जबकि कवि का रोना भी अपराध समझा जाता है। कितनी अच्छी बातें कही हैं पॉइंट बनाकर। आपको भी एग्जाम में इस तरह ही लिखना है। आगे है, कवि को हिमकर किस तरह निराश कर चला गया। हिमकर का अर्थ मैंने बताया था बच्चों। अगर आपने पोएम को अच्छे से समझा है, सुना है, तो हिमकर का अर्थ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। स्वतंत्रता सेनानी कवि को जेल में कैद कर दिया गया था। रात के सुनसान समय में वह चंद्रमा से बातें करते हुए उसके सारे समय बिता रहा था, परंतु रात बीतने से पहले ही चंद्रमा छिप गया। अब कवि अकेला पड़ गया। इस तरह हिमकर उसे निराश करके चला गया। कवि को जेल क्यों भेजा गया होगा। आप अपनी कल्पना के आधार पर इसका उत्तर लिखेंगे। तो स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, तो कवि भी स्वतंत्र होना चाहता था, और जो देश अपना देश था उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। कवि ने लोगों को अपनी खोई आज़ादी पाने के लिए प्रेरणा देते हुए देश प्रेम बढ़ाने एवं मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना तन मन धन समर्पित करने वाली कविताएं लिखी होगी। क्योंकि कवि एक कवि होता है, वह क्या योगदान दे सकता है, वह कविताएं लिखकर ही देशवासियों को प्रेरित करेगा। तो उसने देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी होंगी, देशवासियों को प्रेरित किया होगा, और इसी के चलते उनको मतलब चिंगारी भड़काने का काम किया, और इससे क्रुद्ध अंग्रेजों ने कवि को जेल भेज दिया होगा। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, ऐसा किसने कहा। जीवन पर अब दिन रात पहरा है, ऐसा कवि ने कहा, क्योंकि कवि को स्वतंत्रता की मांग करने के कारण जेल में कैद कर दिया गया। वहाँ उसे न भरपेट भोजन दिया गया और न ही मरने दिया गया। कवि एवं प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की मृत्यु जेल में होने पर अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनने का भय था। अंग्रेजों ने कवि को बौद्धिक रूप से आसक्त करने का प्रयास क्यों किया और किस तरह से किया। तो अंग्रेजों की दृष्टि में आज़ादी की मांग करना सबसे बड़ा अपराध था। वे इसे राजद्रोह से कम नहीं समझते थे। ऐसे क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। कवि, लेखक एवं विचारशील लोगों के साथ वे इस तरह का अत्याचार करते थे कि बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो, मतलब बौद्धिक क्या, मानसिक रूप से उनकी बुद्धि काम ही ना करे। इस तरह के उनके साथ हथकंडे अपनाते थे कि इनकी बुद्धि ही मृत हो जाए, ये कुछ सोच ही ना पाएँ, उनकी वैचारिक क्षमता शून्य हो जाए। उन्होंने कवि को जेल की उस कोठरी में बंद कर दिया जिसमें डाकू, चोर, लुटेरे, बटमार आदि बंद थे। तो ऐसे में कवि को विचार विमर्श करने के लिए ऐसे लोग मिलते थे जो चोरी छीना झपटी में आगे की बात सोच ही नहीं सकते, कि कवि को इसलिए उन लोगों के साथ ही कैद कर दिया गया जिससे कवि की विचार विमर्श की जो शक्ति है वही खत्म हो जाए। इस तरह से कवि को बौद्धिक रूप से अशक्त बनाने का वो प्रयास कर रहे थे। अशक्त मतलब असहाय दिमाग से, कि कुछ सोच ही ना पाए। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना के आलोक में बताइए कि अंग्रेज कवि जैसे कैदियों को मरने भी नहीं देते थे, क्यों। पराधीन भारत में जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार करते थे। ये बात हमने बार बार हर आंसर में पढ़ी है, सीखी है, कि अंग्रेज भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। उन्हें बैलों की जगह कोल्हू चलाने और मोट खींचने जैसे काम करने को विवश कर देते थे। ऐसे कठोर शारीरिक श्रम के बाद भी वे न उन्हें भरपेट खाना देते थे, न ही मरने देते थे। कवि जैसे कैदियों को न मरने देने का कारण ये था कि ये क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अपने कार्यों से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय होते थे। जेल में ही इनकी मृत्यु होने पर भारतीय जन का आक्रोश भड़क सकता था, जिसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता था। ऐसे में उन्हें विरुद्ध घृणा का वातावरण बनने का भय था। तो मरने इसलिए नहीं देते थे क्योंकि क्रांति और भड़क सकती थी।
जनता में आक्रोश आ सकता था और उनको नियंत्रित करना कठिन हो जाता था। इसके लिए मरने भी नहीं देते थे, लेकिन यातनाएं बहुत देते थे, जीने भी नहीं देते थे और मरने भी नहीं देते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर और भी किसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।